नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। दोस्तों, अब हम एक ऐसे डेवलपमेंट को डिटेल में समझने जा रहे हैं जो सिर्फ एग्रीकल्चर का अचीवमेंट नहीं, बल्कि इंडिया के फूड सिक्योरिटी मॉडल, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, फार्मर इकोनॉमी और फ्यूचर एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी से डीपली कनेक्टेड है। टॉपिक है इंडिया बिकम वर्ल्ड लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर। यह सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है, यह एक हिस्टोरिकल ट्रांजिशन है। एक ऐसे देश की कहानी जो कभी फूड डेफिशिएंट था, पीएल 480 पर डिपेंडेंट करता था और आज वर्ल्ड का लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर और ग्लोबल फूड सप्लायर बन चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट क्लियर करते हैं। हाल ही में यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि इंडिया ने चाइना को पिछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा राइस प्रोड्यूसर बनने का माइलस्टोन अचीव किया है। इस अनाउंसमेंट का सिग्निफिकेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि चाइना हिस्टोरिकली राइस प्रोडक्शन में टॉप पर रहा है। इंडिया का चाइना को ओवरटेक करना एक स्ट्रक्चर शिफ्ट को शो करता है। यह अचीवमेंट सिर्फ एक साल का एक्सीडेंट नहीं, बल्कि डेकेड्स ऑफ पॉलिसी, रिसर्च, फार्मर पार्टिसिपेशन और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म का रिजल्ट है। अब नंबर्स समझते हैं, लेकिन सिर्फ नंबर्स नहीं, उनके पीछे की स्टोरी भी। इंडिया की राइस प्रोडक्शन 150.18 मिलियन टन हुई है। चाइना की राइस प्रोडक्शन फिलहाल में 145 टन 145.28 मिलियन टन हुई है। मतलब इंडिया ने चाइना को क्लियर मार्जिन से क्रॉस किया है। यह डाटा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट करता है। इंडिया अब सिर्फ डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए नहीं, बल्कि ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी राइस प्रोड्यूस कर रहा है। यह वही इंडिया है जो 1960s में एक्यूट फूड शॉर्टेजेस फेस करता था, इंपोर्ट डिपेंडेंट था, ड्रॉट का मतलब फमाइन होता था, और आज इंडिया ग्लोबल राइस सप्लाई चेन का डोमिनेंट प्लेयर है। एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट को राइस सप्लाई करता है। ह्यूमैनिटेरियन फूड एड में भी मेजर कंट्रीब्यूटर है। इसलिए यह माइलस्टोन फूड सोवरेनिटी से फूड लीडरशिप तक का जर्नी दिखाता है। आज सिर्फ राइस आज राइस सिर्फ एक फूड कमोडिटी नहीं, बल्कि डिप्लोमेसी का टूल है। ट्रेड लेवरेज और सॉफ्ट पावर इंस्ट्रूमेंट है। ग्लोबल फूड इनसिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, यूक्रेन वार जैसे इवेंट्स के बाद फूड सप्लाई एक जियोपॉलिटिकल इशू बन चुका है। इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बनना ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को स्टेबलाइज करता है, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए रिलायबल पावर सप्लायर बनाता है, इंडिया को रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल पावर के रूप में प्रोजेक्ट करता है। इस अनाउंसमेंट के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई। 184 नई नई क्रॉप वैरायटीज का रिलीज। यह रिलीज किया गया आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा। सिर्फ राइस तक लिमिटेड नहीं था। यह वैरायटीज 25 डिफरेंट क्रॉप्स को कवर करती हैं, जो यह शो करता है कि इंडिया की एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी मोनोकल्चर से बाहर निकलकर डाइवर्सिफाइड और रेजिलिएंट फार्मिंग की तरफ मूव कर रही है। अब इस ब्रेकअप को समझना भी जरूरी है, क्योंकि ये एग्जाम ओरिएंटेड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है। ये टोटल 184 वैरायटीज़ हैं। इसमें 122 सीरियल्स हैं जो फूड सिक्योरिटी का बैकबोन है। 6 पल्सेस हैं जो कि प्रोटीन सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी हैं। 13 ऑयल सीड्स हैं जो इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करती हैं। 11 फॉडर क्रॉप्स हैं जो लाइफ स्टॉक और डायरी इकोनॉमी के लिए ज़रूरी हैं। 6 शुगर केन की वैरायटीज़ हैं जो कि इथेनॉल और शुगर इकोनॉमी को बूस्टअप करती है। 24 कॉटन की वैरायटीज़ हैं जो कि टेक्सटाइल और फार्मर इनकम को इंक्रीज करती है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को भी। और एक जूट और एक टोबैको की वैरायटी है जो कि एक स्ट्रेटेजिक क्रॉप है। यह डिस्ट्रीब्यूशन क्लियरली दिखाता है कि इंडिया की एग्रीकल्चर पॉलिसी सिर्फ क्वांटिटी नहीं, बैलेंस और सस्टेनेबिलिटी पर फोकस कर रही है। अब एक
फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझते हैं। एग्रीकल्चर में सबसे पावरफुल इनपुट क्या होता है? आप बताएं। सबसे पावरफुल होता है सीड, बीज। अच्छा बीज होता है तो यील्ड बढ़ती है, क्लाइमेट स्ट्रेस टॉलरेट करती है, पेस्ट और डिजीज से लड़ती है, फार्मर्स के रिस्क को कम करती है। इसलिए नई वैरायटीज के ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली डिफाइंड हैं। क्रॉप यील्ड और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना, क्लाइमेट रेजिलिएंट बिल्ड करना, न्यूट्रिशन क्वालिटी एनहेंस करना, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन सपोर्ट करना। मतलब ये सिर्फ मोर राइस की बात नहीं, बल्कि बेटर न्यूट्रिशन, सस्टेनेबल फार्मिंग और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात है। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं। इंडिया में क्रॉप वैरायटी नोटिफिकेशन प्रोसेस 1969 में स्टार्ट हुआ था। तब से अब तक 7200 क्रॉप वैरायटीज नोटिफाइड की जा चुकी हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और भी है। 3200 से अधिक हाई यील्डिंग वैरायटीज सिर्फ 2014 के बाद नोटिफाई हुई हैं। मतलब आधे के करीब करीब वैरायटीज तो लगभग 2014 के बाद ही हुई हैं, 10 सालों में ही। इसका मतलब रिसेंट डिकेड में सीड इनोवेशन पर एक्स्ट्रा पॉलिसी ट्रस्ट दिया गया है। रिसर्च फंडिंग, आईसीएआर रिफॉर्म्स, यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन स्ट्रेंथन हुई है। इसी का रिजल्ट है कि इंडिया के पास अब एडिक्वेट फूड ग्रेन बफर स्टॉक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्टेबल है, एक्सपोर्ट कमिटमेंट भी फुलफिल हो रहे हैं। साइंटिफिक इनोवेशन तब तक इनकम्प्लीट होती है जब तक वो फार्मर की फील्ड तक ना पहुंचे। इसलिए एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ऑफिशियल्स को टाइमली सीड अवेलेबिलिटी इंश्योर करने का डायरेक्शन दिए गए हैं। लास्ट माइल डिलीवरी पर फोकस करने को कहा गया है। साइंटिस्ट को भी गाइडेंस दी गई है कि पल्सेस और ऑयल सीड प्रोडक्शन बढ़ाई जाए, राइस व्हीट सेंट्रिक मॉडल से आगे बढ़ा जाए, इंटीग्रेटेड फार्मिंग पर जोर दिया जाए जिसमें क्रॉप, लाइफ स्टॉक और अलाइड एक्टिविटीज तीनों एक साथ होती हैं। इससे फार्मर की इनकम बढ़ती है और स्टेबिलिटी भी उसकी बढ़ती है। इनका गोल क्लियर है, इंडिया को की क्रॉप में सेल्फ सफिशिएंट बनाना, इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करना और फार्मर्स को रिस्क से बचाना। यह सक्सेस एक मिनिस्ट्री या एक गवर्नमेंट तक यह सक्सेस एक मिनिस्ट्री या एक गवर्नमेंट का काम नहीं। इसके पीछे आईसीएआर के ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट, सेंटर और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, कृषि विज्ञान केंद्र, प्राइवेट सीड कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन है। यह इकोसिस्टम कलेक्टिवली काम करता है, तब जाकर रिसर्च लैब से सीड निकलता है, सीड फील्ड तक पहुंचता है और फार्मर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। इसी फेज को राइटली न्यू फेस ऑफ एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन कहा जा रहा है, ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0, लेकिन ज़्यादा सस्टेनेबल और साइंटिफिक। अब इस अचीवमेंट का ब्रॉडर इम्पैक्ट समझते हैं। डोमेस्टिक लेवल पर फूड सिक्योरिटी स्ट्रेंथन होती है, पब्लिक स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है, प्राइस स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है और फार्मर की पोटेंशियल इनकम बढ़ती है। ग्लोबल लेवल पर इंडिया एक रिलायबल फूड सप्लायर के रूप में इमर्ज करता है, एक्सपोर्ट एंड नीड्स बढ़ती हैं और ट्रेड नेगोशिएशंस में लेवरेज मिलती है। क्लाइमेट चेंज के एरा में फूड सरप्लस होना बहुत ही स्ट्रेटेजिक होता है। ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक एसेट है फ्रेंड। इस टॉपिक को प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ग्लोबल फूड इनसिक्योरिटी एक मेजर इशू है। क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर एग्जाम रेलेवेंट थीम है। इंडिया का चाइना को ओवरटेक करना जियोपॉलिटिकली भी इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी के लिए यह एक परफेक्ट एग्जाम्पल सेट करता है बहुत सारे केसेस में, खासकर जीएस पेपर 3 में, जहां एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी और फार्मर इनकम एक टॉपिक्स आ सकते हैं। फ्रेंड्स, आखिर में कहा जाए तो इंडिया का वर्ल्ड का लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर बनना सिर्फ एक एग्रीकल्चर स्टैटिक्स नहीं, बल्कि पॉलिसी कंटिन्यूटी, साइंटिफिक रिसर्च और फार्मर पार्टिसिपेशन का आउटकम है। सीड इनोवेशन से इस अचीवमेंट का कोर इंजन है और फूड सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी का फाउंडेशन, ग्लोबल लीडरशिप का टूल है। इंडिया अब सिर्फ अपना पेट नहीं भर रहा, बल्कि इंडिया दुनिया के कई हिस्सों के लिए फूड सिक्योरिटी का पिलर बन रहा है। फ्रेंड्स, आपको यह सेशन फ्रूटफुल और इंफॉर्मेटिव लगा तो कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।